नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इतिहास की बात में। गोरा और बादल की शौर्य गाथा भारतीय इतिहास की वह धरोहर है जो सदियों बाद भी अपनी चमक नहीं खोती। 1303 की चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी में उनका योगदान केवल एक राजा को मुक्त कराने तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने राजपूताना के वीरतापूर्ण चरित्र को विश्व के समक्ष स्थापित किया था। यद्यपि इतिहास के आधिकारिक दस्तावेजों में कभी कभी लोक कथाओं का समावेश हो जाता है, लेकिन गोरा बादल महल के अवशेष और राजस्थानी लोकगीतों की गूंज यह प्रमाणित करती है कि वे योद्धा जनमानस की स्मृति में सदैव अमर रहेंगे। उनकी रणनीति, साहस और निस्वार्थ बलिदान आज भी नेतृत्व और निष्ठा के महान उदाहरण के रूप में देखे जाते हैं। 1303 का वह युद्ध केवल दिल्ली की सत्ता और मेवाड़ की स्वाधीनता के बीच संघर्ष नहीं, बल्कि उन मूल्यों की जीत थी जहां मृत्यु को पराजय नहीं बल्कि सम्मान का द्वार माना गया। गोरा और बादल के नाम आज भी हर भारतीय को अपनी सीमाओं और मर्यादाओं की रक्षा के लिए प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने मेवाड़ के महान वीर योद्धा गोरा और बादल के बारे में बातें करूंगा। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के पन्नों में मेवाड़ का स्थान न केवल भौगोलिक दृष्टि से बल्कि अपनी अटूट स्वाधीन और बलिदान की परंपराओं के लिए अद्वितीय रहा है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, जो अपनी 700 एकड़ की विशालता और सामरिक सुदृढ़ता के लिए विख्यात है, भारत के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य केंद्रों में से एक रहा है। 1303 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इस दुर्ग का घेराव भारतीय इतिहास की एक युगांतकारी घटना थी, जिसने राजपूताना के सैन्य सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों को वैश्विक पटल पर स्थापित किया। इस ऐतिहासिक संघर्ष के केंद्र में दो योद्धाओं गोरा और बादल का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, जिनकी वीरता और रणनीति बुद्धिमत्ता ने मेवाड़ के सम्मान को एक नई परिभाषा दी थी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत अपनी विस्तारवादी नीतियों के चरम पर थी। खिलजी की महत्वाकांक्षा केवल भूभाग जीतना नहीं थी, बल्कि वह उन संसाधनों पर भी अधिकार करना चाहता था जो मेवाड़ के नियंत्रण में थे। चित्तौड़गढ़ के पास स्थित जावर और दरीबा की चांदी की और जस्ते की खदानें आर्थिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण थी। इसके अतिरिक्त चित्तौड़गढ़ दुर्ग का स्थान दिल्ली से दक्षिण भारत और गुजरात जाने वाले व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए आवश्यक था। ऐतिहासिक वृत्तांतों के अनुसार खिलजी के आक्रमण का एक अन्य प्रमुख कारण रानी पद्मिनी की सुंदरता के प्रति उनका जुनून था। रानी पद्मिनी, जो सिंगलदीप की राजकुमारी और राव रतन सिंह की पत्नी थी, अपनी बुद्धि और सौंदर्य के लिए विख्यात थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जब पद्मिनी के बारे में सुना तो उसने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण का निर्णय लिया। जनवरी 1303 में खिलजी ने दिल्ली से अपनी सेना के साथ प्रस्थान किया और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाहर अपना डेरा डाल दिया। और बादल केवल साधारण सैनिक नहीं थे, बल्कि वे मेवाड़ के उच्च श्रेणी के सेनापति और रानी पद्मिनी के निकट संबंधी भी थे। ऐतिहासिक शोध के अनुसार वे जालोर के सोनगरा चौहान राजपूत वंश के संबंधी थे। गोरा और बादल के बीच चाचा भतीजे का संबंध था, जो राजपूत सैन्य परंपरा में गुरु और शिष्य और रक्षा संरक्षक के रूप में प्रदर्शित करता है। गोरा, जो आयु में ज्येष्ठ थे, अपनी परिपक्व रणनीति सोच के लिए जाने जाते थे, जबकि बादल अपनी युवावस्था की असीम ऊर्जा और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। इन योद्धाओं का प्रशिक्षण मेवाड़ के कठिन वातावरण में हुआ था, जहां सम्मान और स्वामी भक्ति को जीवन में सबसे ऊपर माना जाता था। मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत और हेमरतन के गोरा बादल, पद्मिनी चौपाई जैसे मध्यकालीन ग्रंथों में इन दोनों की वीरता का सविस्तार वर्णन मिलता है। राजस्थानी लोक परंपराओं में इन्हें अवैध साहस का प्रतीक माना जाता है, जिनके गीत आज भी भाटों और चारणों के द्वारा गाए जाते हैं। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग अपनी भौगोलिक परिस्थिति के कारण लगभग अजेय माना जाता था। यह किला
गंभीर और बेडच नदियों के संगम के निकट होने के कारण बाहरी आक्रमणकारियों के लिए एक कठिन चुनौती पेश करता है। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने महीनों तक दुर्ग को घेर के रखा था, लेकिन वे सुरक्षा दीवारों को भेदने में विफल रहे। जब सैन्य शक्ति से विजय असंभव लगी तो खिलजी ने कूटनीतिक छल का मार्ग चुना। राघव चेतन नामक एक अपमानित दरबारी ने खिलजी के मन में पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा को अधिक भड़का दिया। खिलजी ने संधि का प्रस्ताव भेजते हुए शर्त रखी कि वह केवल एक बार रानी का दर्शन करना चाहता है, जिसके बाद वह अपनी सेना वापस ले जाएगा। गोरा और बादल ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया और इसे सुल्तान की चाल बताया, लेकिन राव रतन सिंह ने युद्ध टालने की और शांति की आशा में इस शर्त को स्वीकार कर लिया। दर्पण के माध्यम से रानी का प्रतिबिंब देखने के बाद खिलजी की वासना बढ़ गई। जब रतन सिंह शिष्टाचार व सुल्तान को दुर्ग के द्वार तक छोड़ने आया तो खिलजी के सैनिकों ने इसे धोखे से बंदी बना लिया। रावल रतन सिंह को बंदी बनाने के बाद खिलजी ने प्रस्ताव दिया कि यदि रानी पद्मिनी उसके पास आने को तैयार हो जाए तो वह राजा को मुक्त कर देगा। चित्तौड़गढ़ की राज्यसभा में इस अपमानजनक प्रस्ताव पर गहन विचार विमर्श हुआ। जहां कुछ दरबारी राजा की सुरक्षा के लिए आत्मसमर्पण की बात कर रहे थे, वहीं गोरा और बादल ने मेवाड़ के स्वाभिमान की रक्षा के लिए एक साहसी योजना प्रस्तुत की। उन्होंने सुल्तान को संदेश भिजवाया कि रानी पद्मिनी अपनी सैकड़ों दासियों के साथ सुल्तान के शिविर में आने को तैयार है। इस योजना का मूल तत्व मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक धोखा था। 200 से 700 डोलियां स्रोतों के अनुसार जो भिन्न भिन्न हैं तैयार की गई, लेकिन उनमें महिलाओं के स्थान पर मेवाड़ के सर्वश्रेष्ठ और सशस्त्र योद्धाओं को बैठाया गया। प्रत्येक डोली के उठाने वाले कहार भी वास्तव में बेस बदले हुए सैनिक थे। प्रत्येक डोली को उनके उठाने वाले कहार भी गोरा और बादल स्वयं थे। जो रानी पद्मिनी की डोली थी उसको गोरा और बादल सबसे आगे लेकर चल रहे थे। जैसे ही यह काफिला खिलजी के शिविर में पहुंचा, गोरा ने सुल्तान से अनुरोध किया कि रानी अपने पति से अंतिम बार एकांत में मिलना चाहती है। खिलजी ने अपनी जीत के अहंकार में यह अनुमति दे दी। जैसे ही रतन सिंह को सुरक्षित डोली में बैठाया गया, गोरा ने युद्ध का शंखनाद कर दिया। डोलियों से निकलकर राजपूत योद्धाओं ने खिलजी के शिविर में कोहराम मचा दिया। शिविर में छिड़े इस भीषण संघर्ष का एकमात्र उद्देश्य रावल रतन सिंह को सुरक्षित चित्तौड़गढ़ पहुंचाना था। गोरा ने यह उत्तरदायित्व लिया कि वे सुल्तान की मुख्य सेना को रोक के रखेंगे और युद्ध के मैदान में गोरा ने अवैध वीरता का प्रदर्शन किया। लोक कथाओं के अनुसार गोरा सुल्तान के तंबू तक पहुंच गए थे। वे उसे मारने ही वाले थे कि खिलजी ने एक महिला दासी को अपने आगे ढाल बना लिया। राजपूत आचार संहिता के अनुसार निहत्थी महिला पर शस्त्र उठाना वर्जित था और इसी हिचकिचाहट के क्षण में सुल्तान के अंगरक्षकों ने गोरा पर पीछे से घातक प्रहार किया। गोरा वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। बादल ने अपनी अद्भुत युद्ध क्षमता का परिचय देते हुए रावल रतन सिंह को सुरक्षित रूप से दुर्ग की सीमाओं के भीतर पहुंचा दिया। इस घटना ने अलाउद्दीन को न केवल अपमानित किया, बल्कि उसे यह भी एहसास कराया कि मेवाड़ को केवल छल से नहीं जीता जा सकता। राजा की सुरक्षित वापसी के बाद खिलजी ने क्रोधित होकर दुर्ग पर अंतिम प्रहार का आदेश दिया। दुर्ग के भीतर के संसाधनों की कमी होने लगी थी और घेराबंदी लंबी खिंचती जा रही थी। जब यह स्पष्ट हो गया कि दुर्ग की रक्षा अब असंभव है, तो राजपूतों ने अपनी अंतिम और सबसे कठिन परंपरा को अपनाने का निर्णय लिया। जौहर और साका। रानी पद्मिनी के नेतृत्व में चित्तौड़गढ़ की हजारों महिलाओं ने अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए अग्नि में प्रवेश कर जौहर किया। इनमें गोरा की पत्नी भी शामिल थी, जिन्होंने अपने पति की शहादत के बाद आत्मदाह कर लिया। इसके पश्चात रावल रतन सिंह और बादल सहित शेष बचे राजपूत योद्धाओं ने केसरिया बाना पहना और दुर्ग के द्वार खोल दिए। वे शत्रु की विशाल सेना पर टूट पड़े और वीरगति को प्राप्त हुए। 16 अगस्त
1303 को जब खिलजी ने दुर्ग में प्रवेश किया तो उसे विजय के उपहार स्वरूप केवल वहां राख और हड्डियां ही मिली। गोरा और बादल की कथा का विकास विभिन्न साहित्यिक चरणों में हुआ है, जो इसके ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व को दर्शाता है। मलिक मोहम्मद जायसी ने इस ऐतिहासिक घटना को एक सूफी रूपक के रूप में प्रस्तुत किया है। उसके काव्य में गोरा और बादल को राजा के वफादार सामंतों के रूप में दिखाया गया है, जो दिल्ली के दुर्ग से राजा को मुक्त कराते हैं। जायसी की रचना ने इस कहानी को एक आध्यात्मिक मानवीय गाथा के रूप में प्रकाशित किया है। जायसी के लगभग 80 वर्ष बाद जैन कवि हेमरतन ने गोरा बादल पद्मिनी चौपाई की रचना की, जिसे राजस्थानी लोक परंपराओं के निकट माना गया, जिसमें गोरा और बादल के चाचा भतीजे के संबंध और सोनगरा चौहान होने का बल दिया। यह ग्रंथ उस समय लिखा गया जब मेवाड़ में महाराणा प्रताप मुगलों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, इसलिए इसे स्वाभिमान और बलिदान के तत्वों के रूप में उभारा गया है। इतिहासकारों के बीच पद्मिनी और गोरा बादल की ऐतिहासिकता पर मतभेद रहे हैं। समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो, जो स्वयं इस अभियान में खिलजी के साथ था, उसने अपनी पुस्तक खज़ेन उल फुतूह में घेराबंदी का विस्तृत वर्णन दिया है। खुसरो ने दुर्ग की ऊंचाई, घेराबंदी के महीनों और सुल्तान द्वारा दुर्ग का नाम बदलकर खिजराबाद करने का उल्लेख किया है, लेकिन उसने रानी पद्मिनी या गोरा बादल के नामों को स्पष्ट उल्लेख नहीं किया। कुछ विद्वानों का मानना है कि खुसरो सुल्तान की हार या अपमानजनक घटना जैसे डोली और छल का विवरण छुपाने के लिए छोड़ दिया गया। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग स्थित गोरा बादल महल इन योद्धाओं की स्मृतियों को समर्पित एक जीवंत स्मारक है। यद्यपि वर्तमान में यह महल आंशिक रूप से खंडर अवस्था में है, लेकिन इनका विशाल परिसर और वास्तुकला आज भी इनके ऐतिहासिक महत्व की गवाही देती हैं। नक्काशी और भित्ति चित्र महल के स्तंभों और दीवारों पर की गई सूक्ष्म नक्काशी मध्यकालीन राजस्थान की कलात्मक उत्कृष्टता का नमूना है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में चित्तौड़गढ़ का हिस्सा होने के कारण यह महल पर्यटकों और इतिहासकारों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ प्रति वर्ष जौहर मेला आयोजित किया जाता है, जहाँ राजपूत समुदाय के लोग अपनी पूर्वजों की वीरता और बलिदान को नमन करते हैं। तो दोस्तों, ये थे मेवाड़ के महान वीर योद्धा गोरा और बादल। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल इतिहास की बात को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।